अचानक इंसानों के बीच कुछ ऐसे रहस्यमय जीव आकर रहने लगे जो धीरे धीरे इंसानों को मारकर खाने लगे। तभी एक लड़का जिसे वही रहस्यमय जीव काट लेता है और उसकी जिंदगी बदल जाती है। अब वो ना तो पूरी तरह इंसान रहता है और ना ही पूरा वो क्रीचर बन पाता है। ऐसे में वो लड़का अपनी जिंदगी कैसे जिएगा और क्या वो कभी ठीक भी हो पाएगा? चलिए जानते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर है कानेकी, एक गरीब लड़का जो आम सी जिंदगी जी रहा था, शर्मीला और इंट्रोवर्ट। एक दिन अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में बैठा था, तभी वहां एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आई। कानेकी ने जैसे ही उसे देखा, उसी पल उसे उससे प्यार हो गया। उसने नोटिस किया कि वो लड़की भी वही किताब पढ़ रही थी जो कानेकी पढ़ रहा था। कानेकी बार बार उसकी तरफ देख रहा था और जब उस लड़की ने उसे मुस्कुरा कर देखा तो कानेकी का लगाव और भी गहरा हो गया। बाद में दोनों ने तय किया कि अगली बार किसी और रेस्टोरेंट में मिलेंगे। अगले दिन वो मिले और काफी अच्छा वक्त गुजारा। लड़की ने अपना नाम बताया, राइज। थोड़ी देर बाद उसने कानेकी से कहा कि उसे घर तक छोड़ाए क्योंकि वो डर महसूस कर रही है। कानेकी मान गया और उसे उसके मोहल्ले तक छोड़ने लगा। जैसे ही वो दोनों एक अंधेरी गली में पहुंचे, कानेकी ने थोड़ा और पास जाकर कहा, उम्मीद है हम फिर मिलेंगे। अचानक राइज ने उसे गले लगा लिया और बोली, हमारी फीलिंग्स भी एक जैसी हैं कानेकी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कानेकी ये सुनकर खुशी से पागल सा हो गया, लेकिन तभी उसने राइज से एक डरावनी ऑरा निकलते महसूस की। उसकी आंखें लाल और काली हो गईं और उसने मुंह खोलकर कानेकी को काट लिया। कानेकी हैरान रह गया और धीरे धीरे समझने लगा कि ये लड़की इंसान नहीं है। उसे वो खबरें याद आईं जिनमें बताया जाता था कि घूल्स इंसानों जैसे दिखते हैं, लेकिन उनका खाना सिर्फ इंसान का मांस होता है। कानेकी जमीन पर गिर गया, बुरी तरह खून बह रहा था। राइज ने अपनी असली शक्ल दिखाई, खून से सनी हुई स्केल्स के साथ। कानेकी भागने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं भाग पाता। राइज ने उसे पकड़कर दीवार से दे मारा और चीर दिया। कानेकी मरने की हालत में पहुंच गया, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। ई पर क्रेन से लटक रही स्टील की भारी तार टूट गई और पूरा मेटल राइज पर गिर पड़ा, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंची और कानेकी को अस्पताल ले गई। कानेकी की हालत नाजुक थी, उसके अंदरूनी अंग पूरी तरह से फट चुके थे। बिना ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बचना नामुमकिन था। डॉक्टरों ने कोई और रास्ता ना देखकर राइज के अंग कानेकी के शरीर में ट्रांसप्लांट कर दिए। इसी वजह से कानेकी अब आधा गूल बन गया। जब होश आया तो डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक है और उसे घर जाने की इजाजत है। कानेकी घर लौटा, लेकिन अंदर से घृणा और डर से भरा हुआ था। टीवी पर खबर सुन रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि गूल्स सिर्फ इंसानों को खा सकते हैं और इंसानी खाना उनके लिए बिल्कुल बेस्वाद और उल्टी जैसा होता है। कानेकी डर गया और खुद टेस्ट करने लगा। उसने अलग अलग खाना खाया लेकिन सब उल्टी कर दी, यहाँ तक कि उसका सबसे पसंदीदा डिश भी। उसी पल उसे समझ आ गया कि वो अब गूल बन चुका है। आईने में देखा तो उसकी एक आंख लाल और काली हो गई थी। गुस्से में आकर उसने चाकू उठाया और खुद के ट्रांसप्लांटेड अंग निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही खुद को चाकू मारा, चाकू टूट गया। कानेकी सड़क पर निकला तो उस पर जबरदस्त भूख का हमला हुआ। हर इंसान को देखकर उसके अंदर उसे खाने की तीव्र इच्छा हो रही थी। अचानक उसे एक खुशबू आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी माँ बनाया करती थी। वो दौड़ता हुआ उस खुशबू की तरफ गया, लेकिन वहां जाकर देखा कि एक घूल किसी इंसान को खा रहा है। चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। कानेकी के होश उड़ गए जब उसे एहसास हुआ कि ये स्वादिष्ट खुशबू असल में इंसानी मांस की है। वो घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। वो घूल उसे देखकर बोला, ले तू भी खा ले, हम दोनों एक जैसी हालत में हैं, और इंसान का एक टुकड़ा कानेकी की तरफ फेंक दिया। अचानक एक और गूल वहां आ गया और उस पहले वाले को मार डाला। उसने कानेकी को पकड़कर दीवार से दे मारा और बोला, कैसे हिम्मत हुई मेरी फीडिंग एरिया में घुसने की? कानेकी बचाव में बोला, मैं तो बस गुजर रहा था, मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन वो गूल मानने को तैयार नहीं था और कानेकी को मारने ही वाला था। तभी एक और गूल लड़की आ गई। उसका नाम था टोका। उसने उस गूल से कहा कि कानेकी को छोड़ दे, लेकिन उसने अनसुना किया और हमला कर दिया। टोका ने अपनी जबरदस्त ताकत दिखाई और उसे एक वार में घायल कर दिया। जख्मी होकर वो गूल भाग गया और कानेकी की जान बच गई। फिर टोका ने कानेकी की तरफ मुड़कर वो कटा हुआ हाथ उठाया और बोली, अगर जरूरत है तो ले लो। कानेकी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए हाथ बढ़ाया, लेकिन आखिर में पीछे हट गया और बोला, नहीं नहीं नहीं,
मैं ये नहीं कर सकता, मैं गूल नहीं हूँ, मैं अंदर से इंसान हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर कानेकी अपने गूल इंस्टिंक्ट से लड़ रहा था, जो उसे जबरदस्ती खाने पर मजबूर कर रहे थे। वो जोर जोर से रोने लगा, अपने ही अंदर की लड़ाई से टूट चुका था। टोका ने उसे देखा और कहा, अगर तू खाने से इनकार करेगा तो मैं तेरी मदद करूंगी। वो पास आई और जबरदस्ती मांस का टुकड़ा उसके मुंह में ठूंस दिया। कानेकी उस स्वाद से हैरान रह गया। वो बेहद लाजवाब था, लेकिन तुरंत ही उसने थूकने की कोशिश की और चिल्लाया, मुझे गूल जैसा मत समझो, मैं इंसान हूँ, तुम्हारे जैसे राक्षस नहीं। लेकिन उसकी जिद से गुस्से में आ गई टोका और कानेकी को बेरहमी से पीटने लगी। इसी बीच एक बुजुर्ग आदमी आया और कानेकी को बचा लिया। उसने कानेकी को अपने साथ चलने को कहा। वो कानेकी को एक जगह ले गया और कॉफी का कप दिया। कानेकी पहले तो झिझका, लेकिन फिर उसने कॉफी चखी और हैरान रह गया कि ये कितनी अच्छी लगी। बुजुर्ग ने समझाया, कॉफी ही एक ऐसी चीज है जिसे गूल सामान्य तौर पर पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, कॉफी तेली भूख नहीं मिटाएगी। जब भूख असहनीय हो जाए तब ये मांस खा लेना। कानेकी मन मारकर वो मांस का टुकड़ा ले आया। बाद में टोका ने उस बुजुर्ग से पूछा कि उसने कानेकी की मदद क्यों की, तो बुजुर्ग बोला, मैंने रिजे की मौत और उसके ऑर्गन कानेकी में ट्रांसप्लांट होने की बात सुनी थी। कानेकी अब आधा गूल है, मुझे लगता है कि ये हमारे काम आ सकता है, इसीलिए मैंने मदद की। दूसरी तरफ कानेकी घर पर बैठा अपनी भयानक भूख और इंस्टिंक्ट से लड़ रहा था। तभी रिजे उसके दिमाग में प्रकट हुई और उसे इंसानी मांस खाने के लिए उकसाने लगी। वो उसके कानों में अंधेरे विचार भरती रही जब तक कि कानेकी ने मांस वाला बैग उठा नहीं लिया। लेकिन तभी उसके दोस्त का फोन आ गया और वो शांत हो गया। अगले दिन कानेकी स्कूल गया और देखा कि उसके सारे दोस्त मजे से खाना खा रहे हैं। ये देखकर उसे और ज्यादा अफसोस हुआ। बाद में उसका दोस्त उसे एक नए कोवर्कर और यूनिवर्सिटी के छात्र से मिलवाने ले गया। जैसे ही दरवाजा खुला, कानेकी दंग रह गया। वो नया लड़का वही गूल था जिसने पहले उस पर हमला किया था। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। वो गूल बोला, मेरा नाम निशियो है, तुमसे मिलकर खुशी हुई कानेकी। फिर सब बाहर गए और निशियो ने पेस्ट्रीज खरीदी। कानेकी को तो उसे देखकर ही घिन आ रही थी, लेकिन निशियो ने बेफिक्री से केक खाया और कहा, वाह, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। कानेकी को ये सब देखकर और बुरा लगा और वो चलता रहा। लेकिन अचानक निशियो ने कानेकी के दोस्त को लात मारकर उड़ाया और फिर कानेकी को पकड़कर पेट में मुक्का मारा। कानेकी बुरी तरह से खून से लथपथ हो गया। फिर निशियो ने मुंह से खाना उगल दिया और बोला, मुझे समझ नहीं आता इंसान ये कचरा कैसे खा लेते हैं। उसने कानेकी के दोस्त को फिर लात मारी और कहा, तो मुझे पता है तो इसके करीब इसलिए आया ताकि इसे खा सके। निशियो ने उसके दोस्त के चेहरे पर बेरहमी से पैर मारे, जिससे खून बहने लगा। तभी कानेकी के अंदर गुस्सा भड़क गया और उसने अपने बैग से निशियो पर हमला कर दिया। निशियो ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या कर रहा है तू, बैग से मार रहा है, औरत है क्या। फिर उसने कानेकी के दोस्त की तरफ रुख किया और अपना कागुने निकालकर उसे खत्म करने की तैयारी कर ली। कानेकी को अपने दोस्त के साथ बिताए सारे पल याद आने लगे और गुस्से में उसने भी अपना कागुने बाहर निकाल लिया। गुस्से और नफरत से भरा कानेकी निशियो पर टूट पड़ा। जबरदस्त लड़ाई हुई और कानेकी ने निशियो के पेट को आर पार कर दिया। लेकिन कानेकी यही नहीं रुका, वो पागलों की तरह निशियो को बार बार वार करता रहा। निशियो रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन कानेकी अपना आपा खो चुका था। खून चारों तरफ बिखर गया और आखिर में उसने निशियो को किनारे फेंक दिया। फिर कानेकी अपने दोस्त के पास गया, लेकिन उसके दिमाग में फिर रिजे की आवाज गूंजने लगी, देख कितना ताजा और स्वादिष्ट है, खा ले इसे और मजा ले। कानेकी अपने दोस्त को खाने ही वाला था, लेकिन फिर रुक गया और बोला, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। रिजे हंसकर बोली, ठीक यही वजह है कि तुझे इसे खाना चाहिए। वो उसे और मैनिपुलेट करने लगी और कानेकी धीरे धीरे हार मानने लगा। लेकिन तभी टोका आ गई और बोली, तू ही कह रहा था ना कि तू हम जैसा नहीं है और अब अपने दोस्त को खाने वाला है। कानेकी गुस्से से बोला, मेरे रास्ते से हट जा वरना मैं तुझे मार डालूंगा। टोका ने अपना कागुने निकाला और सिर्फ एक वार में कानेकी को बेहोश कर दिया। जब कानेकी की आंख खुली तो उसे मुंह में खून का स्वाद महसूस हुआ। तभी बूढ़ा आदमी कमरे में आया। कानेकी ने उससे अपने दोस्त के बारे में पूछा। वो उसे उसके दोस्त के पास ले गया और भरोसा दिलाया कि वो ठीक है। कानेकी रोते हुए कहा, भूख ने मुझे पूरी तरह काबू कर लिया था। अगर टोका बीच में ना आती तो मैं अपने दोस्त को खा जाता,
लेकिन अब भूख चली गई है और मेरे मुंह पर खून के निशान हैं। सच बताओ, जब मैं बेहोश था तुमने मेरे साथ क्या किया? बूढ़ा आदमी बोला, ये जानना तेरे लिए बेहतर नहीं होगा। उस पल कानेकी को समझ आ गया कि उसने इंसानी मांस खा लिया है। वो टूट कर रोने लगा और बोला, अगर मैं अपने दोस्त के साथ रहूंगा तो मुझे नहीं पता कि वो मेरे साथ सुरक्षित रहेगा या नहीं, इसलिए मुझे उससे दूर रहना होगा। मैं न इंसानों की दुनिया का हूँ और न ही गूल्स की। बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर बोला, नहीं, तू दोनों है, इंसान भी और गूल भी। तू ही अकेला है जिसका दोनों दुनिया में जगह है। हमारे साथ रह और देखना, धीरे धीरे तू समझेगा कि हम वाकई दरिंदे हैं या बस आम लोग। कानेकी अब उस कैफे में रहने लगा जो उस बूढ़े आदमी का था। वो लोग खुद को गूल ऑर्गेनाइजेशन आंटेकू कहते थे। ये कैफे बाहर से आम कॉफी शॉप दिखती थी जहां इंसान और गूल दोनों आते जाते थे। उधर सीसीजी यानी कमीशन ऑफ काउंटर गूल नाम की सरकारी ऑर्गेनाइजेशन ने मीटिंग बुलाई। उन्हें 20th वार्ड में बढ़ती हत्याओं पर बात हुई और उन्होंने वहां गूल इन्वेस्टिगेटर भेजने का फैसला किया। इधर कानेकी को बूढ़े आदमी ने सैंडविचेस दिए और कहा, खाकर देख। कानेकी ने खाया, लेकिन जैसा सोचा था उसका स्वाद बेहद घटिया लगा। बूढ़ा आदमी आराम से सैंडविच खा गया और बोला, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, धीरे धीरे तू इंसानी खाना भी खा पाएगा, लेकिन याद रख, ये खाना पेट से निकालना पड़ेगा वरना नुकसान करेगा। उसने कानेकी को शुगर क्यूब्स दिए और कहा, भूख लगे तो इसे कॉफी में डालकर पी लेना। कानेकी ने पूछा, ये बने किससे हैं? बूढ़ा आदमी बोला, ये जानना तेरे लिए बेहतर नहीं होगा। फिर उसने कहा कि अब टोका की जगह उसे खाना लाने का काम करना होगा, क्योंकि टोका पढ़ाई में बिजी है। कानेकी ने झिझकते हुए कहा, मैं किसी को मार कर खाना नहीं ला सकता। बूढ़े आदमी ने समझाया, तुझे किसी को मारना नहीं होगा, वहां जाकर सब समझ जाएगा। फिर कानेकी आंटेकू के एक और मेंबर के साथ दूर एक जगह गया। वो ऊंची चट्टान के पास पहुंचे। कानेकी पैर फिसलने से नीचे गिर पड़ा, लेकिन उसने अपना कागुने निकालकर खुद को बचा लिया। वहां उसने इंसान की लाश देखी और डर गया। साथ आया आदमी नीचे उतरा और बोला, कई लोग यहाँ आकर खुदकुशी करते हैं, हम बस उनकी लाशें इस्तेमाल करते हैं। उसने कानेकी को लाश को बैग में डालने को कहा। कानेकी झिझका, लेकिन वो आदमी मरे हुए इंसान के लिए दुआ करने लगा, जिससे कानेकी थोड़ा शांत हो गया। इसी बीच सीसीजी के इन्वेस्टिगेटर्स ने गूल्स का शिकार शुरू कर दिया। उनकी स्किल इतनी डरावनी थी कि किसी गूल के लिए उनसे भिड़ना नामुमकिन लग रहा था। बाद में कानेकी आंटेकू के एक कमरे में गया और देखा कि एक लड़की खा रही थी। चारों तरफ खून फैला हुआ था। कानेकी डर गया और तुरंत माफी मांगकर दरवाजा बंद कर दिया। किसी ने उसे समझाया, गूल्स को खाते वक्त कोई देख ले तो अच्छा नहीं लगता, खासकर लड़कियों को। कानेकी फिर माफी मांगते हुए उस लड़की के लिए कॉफी ले आया। लड़की ने उसकी माफी स्वीकार कर ली। धीरे धीरे कानेकी उसे जानने लगा। उसका नाम हिनामी था। वो अपनी माँ के साथ आंटेकू में रहती थी। मी बहुत खुश हो जाती है जब कानेकी उससे बातें करने लगता है और उसे लिखना सिखाने लगता है। एक दिन सुकीयामा नाम का आदमी कैफे में आता है। वो कानेकी के पास जाकर उसे सूंघता है और कहता है, तुम्हारी खुशबू तो कमाल है, बाद में मिलते हैं मेरे प्यारे कानेकी। उसका व्यवहार काफी शक्की लगता है और होका भी कानेकी को उससे दूर रहने की चेतावनी देता है। बाद में कानेकी टोका के कमरे में जाता है और दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी उसकी दोस्त आ जाती है। कानेकी को वहां देखकर वो चौंक जाती है और गलत समझ बैठती है। गुस्से में वो टोका के लिए बनाया हुआ खाना वहीं छोड़कर बाहर निकल जाती है। कानेकी टोका से पूछता है कि अब वो इस खाने का क्या करेगी। टोका कहती है, उसने बहुत मेहनत से बनाया है, मैं जरूर खाऊंगी। और फिर वो खाना खा लेती है, भले ही वो उसे सूट नहीं करता। ये देखकर कानेकी हैरान रह जाता है और समझता है कि टोका का दिल सच में बहुत अच्छा है। अगले दिन सुकीयामा यूनिवर्सिटी पहुंचता है और कानेकी से बातें करके करीब आने की कोशिश करता है। वो कहता है, वैसे मैं भी वही किताब पढ़ रहा हूँ जो तुम पढ़ रहे हो, क्यों ना हम दोनों साथ लाइब्रेरी चलें? कानेकी को टोका की चेतावनी याद आती है और वो मना कर देता है, सॉरी, मैं नहीं आ सकता। सुकीयामा अफसोस जताते हुए कहता है, कोई बात नहीं, माफ करना अगर तुम्हें बुरा लगा हो, लेकिन तुम ही एक हो जो मेरे जैसे हो। ज्यादातर गूल्स को पढ़ने में दिलचस्पी नहीं होती और मैं चाहता था कि कोई दोस्त मिले जिससे मैं अपनी पसंदीदा बातें शेयर कर सकूं। सुकीयामा की बातों से कानेकी पिघल जाता है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी सुकीयामा एक खतरनाक हंसी छोड़ता है। बाद में दोनों लाइब्रेरी जाते हैं। वहाँ गलती से कानेकी की उंगली कट जाती है। सुकीयामा उसे रुमाल देता है
और बहाने से वॉशरूम चला जाता है। अंदर जाकर वो कानेकी के खून की खुशबू सूंघते हुए पागलपन की हद तक पहुंच जाता है। देखा था ना भाई, शुरू से ही ये बंदा संदिग्ध लग रहा था। इसके बाद सुकियामा कानेकी को पार्टी के लिए बुलाता है। कानेकी सूट पहनकर तैयार होता है और पार्टी में पहुंचता है। अचानक अंधेरा छा जाता है और कानेकी खुद को स्टेज जैसी जगह पर पाता है। सुकियामा अपनी असली चाल दिखाता है। वो कानेकी को बाकी मेहमानों के लिए शिकार मील बनाना चाहता है। वो भीड़ में कानेकी के खून की खुशबू वाला रुमाल फेंकता है और कहता है, सूंघो, समझ जाओगे ये कितना लजीज है। भीड़ उत्साहित हो जाती है और शो शुरू हो जाता है। एक विशालकाय दानव जैसे गूल को कानेकी पर छोड़ दिया जाता है। कानेकी भागने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजे बंद होते हैं। दानव उस पर जोरदार वार करता है जिससे उसका सिर तक फटने लगता है। कानेकी पूरी कोशिश करता है बचने की, मगर बेबस हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। दानव उसे पकड़कर गला दबाता है मानो उसकी गर्दन ही तोड़ देगा। इसी पल कानेकी अपने गूल पावर्स का इस्तेमाल करता है और जबरदस्त पंच मारकर उस दानव को उड़ाकर पटक देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं, खासकर सुकियामा जब कानेकी की एक आंख वाली गूल फॉर्म देखता है। वन आइड गूल्स बेहद दुर्लभ होते हैं और उनकी ताकत असाधारण होती है। सुकियामा तो जैसे पागल हो जाता है। वो सबको हटाकर कानेकी के पास आता है और माफी मांगता है। फिर मन ही मन कसम खाता है कि अब किसी और को कानेकी का मांस चखने नहीं देगा, क्योंकि उसे खुद कानेकी को खाना है। बाद में कानेकी सड़क पर घूम रहा होता है जब वो कुछ गुंडों को एक शख्स को बेरहमी से मारते देखता है। पास जाकर उसे पता चलता है कि वो निशिकी है। कानेकी शांति पूर्वक समझाने की कोशिश करता है, मगर एक गुंडा उसके चेहरे पर घूंसा मारता है। इसके बाद सब उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन कानेकी आसानी से उनके वारों से बच जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी स्किल्स काफी बेहतर हो चुकी हैं। वो एक जबरदस्त वार से एक गुंडे को बेहोश कर देता है। इसके बाद कानेकी निशिकी को उसके घर छोड़ता है। निशिकी हैरान होकर पूछता है, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, जबकि मैं तो पहले तुम्हें मारने ही वाला था। तभी उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है। निशिकी कहता है, देखो, यही वो लड़का है जिसने मुझे लगभग मार ही दिया था और आज यही मेरी मदद कर रहा है। अजीब है ना जिंदगी। फिर कानेकी निशिकी की पत्नी से पूछता है, तुम उसके साथ कैसे रह सकती हो जबकि तुम्हें पता है कि वो एक गूल है जो लोगों को मारता है। वो जवाब देती है कि उसने उससे प्यार किया है और जब तक वो उसके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाता तब तक वो उसकी ये सच्चाई नजरअंदाज करना चाहती है। थोड़ी देर बाद जब निशिकी की पत्नी चल रही होती है, तभी अचानक उसका अपहरण हो जाता है। अपहरण करने वाला और कोई नहीं बल्कि सुकी ही निकलता है। जब कानकी घर लौटता है तो उसे सुकी का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अगर अपनी औरत को वापस पाना है तो मेरे पास आ जाओ। तभी निशिकी आता है और ये सब जानकर कानकी के साथ जाने का फैसला करता है। शुकी उस औरत को एक चर्च में बंदी बनाए रखता है। जैसे ही कानकी और निशी पहुंचते हैं, लड़ाई शुरू हो जाती है। शुकी अपनी जबरदस्त ताकत दिखाता है और कानकी पर ताबड़तोड़ वार करता है। उसे लगभग तोड़ कर रख देता है। अचानक टोआ वहां आती है और सुकियामा पर जोरदार वार करती है, जिससे उसके चेहरे पर गहरा निशान पड़ जाता है। लेकिन सुकी तुरंत हील कर लेता है, अपनी शर्ट फाड़ देता है और असली लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। लड़ाई शुरू होती है सुकी और टोआ के बीच। वहीं कानकी भी अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए कूद पड़ता है। दोनों मिलकर सुकियामा पर जबरदस्त हमला करते हैं और लगभग उसे हरा ही देते हैं। लेकिन तभी सुकी उन्हें चौंकाता है और दोनों को पकड़ लेता है। वो कानकी का हाथ तोड़ देता है और उसके पेट को चीरकर बुरी हालत में पहुंचा देता है। टोआ पीछे से वार करने की कोशिश करती है, लेकिन सुकी उसे भी पकड़कर गहरा जख्म दे देता है और फिर निशिकी की पत्नी को मारने के लिए बढ़ता है। इसी पल निशिकी का मन टूट जाता है और उसे याद आता है जब कानकी ने उसे हराया था। बुरी तरह घायल हालत में जब वो घर लौटा था और भूख से तड़प रहा था, तब उसकी पत्नी पास आई थी। उस वक्त निशिकी अपना आपा खो बैठा था और लगभग उसे ही खा जाता। वो चौंक कर पूछती है, क्या तुम घूल हो? निशिकी सोचता है अब सब खत्म हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी उसे जरूर उजागर कर देगी, लेकिन वो उसे हैरान कर देती है। अपनी शर्ट उतार कर कहती है, लो खा लो। निशिकी उसके पास जाता है और काटता है, लेकिन तभी वो कहती है, तुम ही वो इंसान हो जिसने मुझे कभी अहमियत दी। मेरे परिवार के मर जाने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं तो मरने ही वाली थी, लेकिन तुम मिले और मेरी जिंदगी की वजह बने। अगर मेरी जान से तुम बच सकते हो तो ले लो। ये सुनकर निशिकी भावुक हो जाता है और उसे छोड़ देता है। अब सीन वापस आता है वर्तमान में, जहां गुस्से से भरा हुआ निशिकी सुकी पर लगातार हमला करता है
लेकिन हर बार सुकी उसे पछाड़ देता है और जमीन पर पटक देता है। बार बार चोट खाने के बावजूद निशिकी हार नहीं मानता। आखिरकार सुकी उसके पेट में गहरा वार करता है और उसे फिर से गिरा देता है। सुकी जैसे ही निशिकी की पत्नी की तरफ बढ़ता है, निशिकी उसे पकड़कर कहता है, मैं तुझे उसे छूने नहीं दूंगा। सुकी उसे उठाता है और मारने ही वाला होता है कि तभी कानकी बीच में आ जाता है। असल में कानकी और टोआ ने पहले से एक प्लान बनाया होता है। टोआ कानकी को काटकर अपनी एनर्जी वापस लेती है और अपनी कगुएं निकालकर सुकी पर जोरदार वार करती है, जिससे वो जमीन पर जा गिरता है। सुकी भागकर निशिकी की पत्नी तक पहुंचने की कोशिश करता है ताकत हासिल करने के लिए, लेकिन निशिकी उसका रास्ता रोक लेता है। सुकी उसे लातों से मारता है, लेकिन इसी बीच टोका मौका पाकर उसका हाथ काट देती है। सुकी जमीन पर गिर पड़ता है और लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। इसके बाद निशिकी अपनी पत्नी को संभालने जाता है, लेकिन टोका रोक देती है और कहती है, इस औरत ने हमें देख लिया है, अब ये जिंदा नहीं रह सकती, वरना हमें रिपोर्ट कर देगी। मैं अभी इसे मार दूंगी। निशिकी अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन टोका उसे बार बार छुरा घोंप देती है और बेकार कर देती है। जब औरत की आंखों से पट्टी हटती है और वो टोका को देखती है तो कहती है, तुम बहुत खूबसूरत हो। ये सुनकर टोका हैरान रह जाती है और उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। बाद में टोआ अकेले बैठी सोचती है कि मैं कभी खूबसूरत नहीं हो सकती। इन घटनाओं के बाद जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है और निशिकी भी ग्रुप में शामिल होकर उनके साथ काम करने लगता है। उधर एमी अपनी माँ से रोते हुए कहती है कि उसे अपने पापा से मिलना है। छोटी बच्ची दौड़कर बाहर निकल जाती है और फिर कहानी नया मोड़ लेती है। हमें उसके पापा दिखाई देते हैं जो एक मेडिकल क्लिनिक में काम कर रहे होते हैं। अचानक एक ताकतवर आदमी बिना चेतावनी के अंदर घुस आता है और जबरदस्त मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। पता चलता है कि इन्वेस्टिगेटर बाहर से ही इंतजार कर रहे थे, लड़ाई के लिए तैयार। वो अपने केस से कागुन हथियार निकालते हैं और उनमें से एक कहता है, आखिरकार मिल ही गया तुझे जेसन, गूल्स का लीडर। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। जेसन बेहद ताकतवर साबित होता है। वो उनकी हर अटैक को आसानी से बचाता है और पलटवार करता है। इन्वेस्टिगेटर अपने कागुन हथियार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी उसे चोट नहीं पहुंचा पाते। वो उसे घेर लेते हैं, मगर जेसन एक ही बार में उनकी कागुन तोड़ देता है। जेसन कहता है, आज के लिए बस इतना ही काफी है, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं बाद में जरूर आऊंगा। जेसन के चले जाने के बाद इन्वेस्टिगेटर एमी के पिता की तरफ बढ़ते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। वो भी अपने कागुन से बचाव करता है, लेकिन बहुत कमजोर पड़ जाता है और आखिरकार मारा जाता है। उसी वक्त एमी की माँ उसे ढांढस बंधाती है, पापा अभी काम से वापस आएंगे, तैयार हो जाओ। उसे अपनी पति की मौत का जरा भी अंदाजा नहीं होता। वो एमी को टहलाने बाहर ले जाती है। अचानक एमी को अपने पिता की खुशबू महसूस होती है और वो दौड़कर चिल्लाती है, पक्का पापा यहीं है। लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि इन्वेस्टिगेटर ने उसके पिता की खुशबू का इस्तेमाल उसे फंसाने के लिए किया था। वो दोनों घिर जाते हैं। एक इन्वेस्टिगेटर कहता है, यहीं पर तुम दोनों मरोगे। एमी की माँ अपना कागुन निकालती है और उसे चिल्ला कर कहती है, भाग एमी। छोटी सी लड़की गम से टूट जाती है, लेकिन उसकी माँ उसे जबरदस्ती दौड़ा देती है। एमी रोते चिल्लाते सड़कों पर भागती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। उसी वक्त कनेकी वहां से गुजर रहा होता है और उसे देख लेता है। एमी उसे सब बताती है और दोनों वहां पहुंचते हैं। वो लोग माँ को लड़ाई के लिए तैयार खड़ा पाते हैं, लेकिन तभी वो अचानक जम जाती है। इन्वेस्टिगेटर हंसते हुए बताता है कि उसने उसके पिता की लाश अपने केस में भर दी थी और इसी वजह से एमी को उसकी खुशबू महसूस हुई थी। उसने उसके पिता को मारकर कागुन हथियार में बदल दिया था। वो उसे चढ़ाते हुए कहता है, चलो अब और गम और नफरत दिखाओ। माँ हल्की सी दर्द भरी मुस्कान देती है और अगले ही पल इन्वेस्टिगेटर उसका सर काट देता है। कनेकी एमी को अपनी बाहों में लिए सब कुछ देखता रह जाता है। एमी जमीन पर टूटकर रोने लगती है और कनेकी बेबस खड़ा रह जाता है। सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्से में टोका होती है। वो इन्वेस्टिगेटर से बदला लेने की कसम खा लेती है। टोका टीम से मदद मांगती है, लेकिन लीडर मना कर देता है। कहता है ये मिशन बहुत खतरनाक है। टोका उसकी बात नहीं मानती और अकेली निकल पड़ती है। उधर कनेकी पछतावे में रोता है, खुद को कोसता है, मैं इतना कमजोर क्यों था। उसकी आंखों के सामने मर गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। उसी समय इन्वेस्टिगेटर ये सोचने लगते हैं कि अब एमी को भी मार देना चाहिए, ताकि इस परिवार का कोई गूल जिंदा ना बचे। कुछ देर बाद इन्वेस्टिगेटर का असिस्टेंट अपनी जगह से निकलता है
टोका उसे दूर से देख रही होती है। असिस्टेंट एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है और अपने दो साथियों से हंसते बतियाते मिलता है। बाद में वो वहां से निकलता है। तभी टोका अचानक प्रकट होती है और पहले वाले को मार देती है। वो दूसरे पर बढ़ती है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर समय पर पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। टोका और इन्वेस्टिगेटर के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है और शुरुआत में टोका उसे पछाड़ देती है, लेकिन तभी उनका लीडर आ जाता है। वो एमी और उसकी माँ का मजाक उड़ाते हुए टोका को गुस्से में भड़का देता है। गुस्से में टोका लापरवाही से अटैक करती है और वो उसे गिरा देता है। टोका मजबूर होकर पीछे हट जाती है। घर लौट के टोका देखती है कि एमी अपनी माँ के गम में रो रही है। टोका थोड़ी देर के लिए उसे अकेला छोड़ देती है, लेकिन जब वापस आती है तो दंग रह जाती है। एमी अपने कमरे से गायब होती है। अब टोका और कानेकी पागलों की तरह उसे हर जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। उधर एमी एक छोड़े हुए टनल में पहुंचती है, जहां उसे अपनी माँ की लाश एक बैग में भरी हुई मिलती है। वो जोर से चीख पड़ती है, जिसकी गूंज पूरे इलाके में फैल जाती है। टोका भागती हुई उसके पास पहुंचती है, जबकि कानेकी नोटिस करता है कि ऊपर से इन्वेस्टिगेटर आ रहा है। कानेकी उसके सामने कूद जाता है और कहता है कि वो एमी को नुकसान नहीं पहुंचने देगा। टोका एमी तक पहुंचती है और देखती है कि वो बैग पकड़े हुए है। वो पूछती है, तेरे हाथ में क्या है? एमी रोते हुए जवाब देती है, ये मेरी माँ है और मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। हमने क्या गुनाह किया? क्या सिर्फ जिंदा रहना ही जुर्म है? वो उसे गले लगाती है और दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। इसी गम और दर्द भरे माहौल में अचानक इन्वेस्टिगेटर प्रकट होता है और ताना मारता है, क्या तुमने अपनी माँ को मिस किया? तुम्हें मेरा दिया गिफ्ट कैसा लगा? ये सुनकर टोका का गुस्सा फूट पड़ता है। उसी वक्त कानेकी अपना मास्क पहनकर इन्वेस्टिगेटर से भिड़ जाता है। कानेकी कोशिश करता है कंट्रोल में रहने की और उसे ज्यादा नुकसान ना पहुंचाने की, लेकिन इन्वेस्टिगेटर उस पर जोरदार वार करता है। फिर वो अपना कागुने निकालकर कानेकी को जोर से दूर फेंक देता है। इसी बीच टोका दूसरे इन्वेस्टिगेटर से लड़ रही होती है, जो अंधाधुंध कागुने चला रहा था, लेकिन उसे ध्यान ही नहीं रहता कि वो तंग जगह है और चारों तरफ खंबे हैं। उसका कागुने फंस जाता है और मौका देखकर टोका उसे जोरदार वार मारकर दीवार से दे मारती है। तभी इन्वेस्टिगेटर कानेकी की तरफ देखकर कहता है, मैं हमेशा से तुम जैसे गूल से एक सवाल पूछना चाहता था। तुम इंसानों को खाते हो, उनके परिवार और चाहने वालों की परवाह किए बिना। ऐसे जीने का हक तुम्हें किसने दिया? तुम लोग सिर्फ दरिंदे हो। उसी वक्त टोका अपने दुश्मन से कहती है, मेरी दोस्त को भी तुम्हारे जैसे लोगों ने मार डाला। वो दिल की कितनी अच्छी थी, उसने कभी किसी इंसान को नहीं मारा, फिर उसे क्यों मारा गया? इन्वेस्टिगेटर कानेकी से कहता है, मेरे दोस्त को भी अभी टोका ने मार डाला। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो इन्वेस्टिगेटर था या फिर इसलिए कि वो इंसान था? यानी दोनों तरफ का दर्द एक जैसा था। हर कोई सामने वाले को राक्षस समझ रहा था और कोई भी एक दूसरे का नजरिया नहीं समझ पा रहा था। सिर्फ कानेकी ही था जो दोनों तरफ का दर्द समझ सकता था। वो इंसानों और गूल्स दोनों के बीच खड़ा था। तभी इन्वेस्टिगेटर एमी की माँ का कागुने निकालता है और उससे टोका को पीछे धकेल देता है। ये देखकर एमी सन्न रह जाती है। इन्वेस्टिगेटर हंसते हुए कहता है, पहचाना, ये तेरी माँ का कागुने है। एमी दर्द और गम से चीख उठती है। टोका अपना आपा खो देती है और उस पर हमला करती है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर उसके पेट में वार करता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो अब किस कागुने से मरना चाहोगी, मम्मी के या डैडी के? कानेकी इन्वेस्टिगेटर से कहता है, गूल्स और इंसान दोनों ही गलत हैं। ये लड़ाई अब खत्म होनी चाहिए। हमें शांति से साथ रहने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन इन्वेस्टिगेटर उसकी बातों को नकार देता है और जोरदार वार मारकर कानेकी को दूर फेंक देता है। वो कहता है, मेरे पास इन बकवास बातों का समय नहीं है। कानेकी गुस्से में जवाब देता है, ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाऊंगा। वो अपने गूल्स पावर अनलॉक करता है और इन्वेस्टिगेटर पर टूट पड़ता है, यहाँ तक कि उसे काट भी लेता है। लड़ाई में कानेकी इन्वेस्टिगेटर को हरा देता है और उसका कागुने भी तोड़ देता है। कानेकी कहता है, अब ये लड़ाई खत्म हो गई, बिना कागुने के तू लड़ नहीं सकता। लेकिन उसी वक्त कानेकी के अंदर का गूल जाग उठता है। उसकी भूख बढ़ने लगती है और वो कहता है, भाग जा, प्लीज भाग जा, वरना मैं मजबूर होकर तुझे मार डालूंगा। इन्वेस्टिगेटर भागने से इनकार कर देता है और फिर हमला करता है, लेकिन कानेकी एक ही बार में उसे दूर फेंक देता है। वो फिर चेतावनी देता है, कृपया भाग जा, मुझे कातिल मत बनाओ। उसी दौरान दूसरा इन्वेस्टिगेटर एमी को तंग कर रहा था और टोका बुरी हालत में जमीन पर पड़ी थी। वो उसे खत्म ही करने वाला था कि अचानक उसका हाथ कटकर गिर जाता है।
पता चलता है कि ये एमी ही थी जिसने पहली बार अपना कागुने जगा लिया था। वो चिल्लाती है, मेरे माँ बाप के कागुने का इस्तेमाल ऐसी गंदी हरकतों के लिए करने की हिम्मत मत करना। एमी पूरी ताकत से उस इन्वेस्टिगेटर पर हमला करती है। वो उसका पैर काट देती है और उसे जमीन पर दे मारती है। इन्वेस्टिगेटर हैरान रह जाता है और कहता है, मैं तेरा कागुनेगी ले लूंगा। टोका चिल्लाती है, मार डाल इसे, एमी खत्म कर दे। लेकिन एमी आंसू पोंछते हुए कहती है, नहीं, मैं इसे नहीं मारना चाहती। बदला लेने से मेरे माँ बाप वापस नहीं आएंगे और न ही मुझे कोई सुकून मिलेगा। इन्वेस्टिगेटर हंसते हुए उससे कहता है, तू सही कह रही है, फैमिली को हमेशा साथ होना चाहिए। तो अब मैं तुझे भी तेरे मम्मी पापा के पास भेज देता हूँ। लेकिन तभी टोका ने पीछे से अचानक वार किया और उसे घातक चोट मार दी। आखिरकार इन्वेस्टिगेटर वहीं ढेर हो गया। दूसरा इन्वेस्टिगेटर जमीन पर पड़ा था और हैरान होकर सोच रहा था कि कनेकी ने उसे क्यों छोड़ दिया और वो रो क्यों रहा है। इधर कनेकी अपनी भूख से हार गया था। उसके अंदर का गूल काबू से बाहर हो चुका था और वो बेतहाशा मांस ढूंढने लगा। अचानक उसकी नजर पीछे खड़े एक शख्स पर पड़ी और वो बिना सोचे समझे उस पर टूट पड़ा। उसने झटके से उसे भेद दिया, लेकिन जब देखा तो कनेकी का दिल दहल गया। वो कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसका एंटेगो कैफे वाला को वर्कर था जो कनेकी के लिए मांस लाने आया था ताकि उसकी भूख शांत हो सके। यहीं पर यह भयानक लड़ाई खत्म हो जाती है। हर कोई अपनी अपनी जगह लौट जाता है। वो इन्वेस्टिगेटर सुरंग के अंदर आता है, अपने बॉस की लाश उठाता है, धीरे से उसकी आंखें बंद करता है और कड़वे आंसुओं के साथ फूट फूट कर रो पड़ता है।